डिजिटल मार्केटिंग बोलोगे तो लोगों के दिमाग में एक आदमी आ जाता है जिसके पास एक बैग है और वो कुछ बेचने जाएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द शो। और मैं चाहूंगा कि आप सबसे पहले खुद को इंट्रोड्यूस करें सर। सो माई सेल्फ विकास शर्मा और आई एम फ्रॉम देहरादून और यहाँ पर ही पैदा हुआ हूँ और यहीं से सब कुछ सीखा है और यहीं पर काफ़ी सारे काम भी किए और ऑलमोस्ट 14 ईयर्स हो गए हैं मेरे को डिजिटल मार्केटिंग में काम करते करते। 2008 से मुझे याद है अच्छे से कि मैं जर्नी अपनी स्टार्ट की थी अपनी वेबसाइट को लेकर के और नाउ अ डेज आई एम एज अ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर DSM में सर्विसेज अपनी दे रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। विकास सर, अभी मैं रिसेंटली एक सेशन करने गया था एंड मैंने वहाँ कहा कि जब हम लोगों ने मैंने जब काम करना शुरू किया था तो उस टाइम अराउंड 26-27 में ही कि उस टाइम इंटरनेट ना मेन स्ट्रीम में नहीं था। तो जब आपने शुरू किया तब तो और भी नहीं होगा, तो आपने कैसे डिजिटल मार्केटिंग को एज अ फुल टाइम करियर चुना? मतलब क्या क्या आपके प्रॉब्लम्स आई और क्या घर वालों ने आपका साथ दिया वगैरह, तो आप अपनी स्टोरी बताइए सर। अच्छा हाँ, ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि क्योंकि अभी इंटरनेट बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। इवन लॉकडाउन के बाद तो मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन 2015 से बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली थी इंटरनेट में बिकॉज ऑफ 3G। लोगों का इंटरनेट को देखने का तरीका बदल गया था। मुझे आज भी याद है कि जब मैं पहली बार अपना रिचार्ज कर रहा था मोबाइल का तो मुझे डर लग रहा था कि यार ये पैसे तो नहीं निकल जाएंगे सारे यहाँ से। तो वो बात मतलब ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, 2008 के आसपास की बातें ही हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई वो एज अ डिजिटल मार्केटिंग नहीं थी। मेरी जो जर्नी थी वो किस तरह से स्टार्ट हुई एज अ वेब डिजाइनर जी। तो मेरा पहला ही बार जो कंप्यूटर से इंटरेक्शन हुआ था एज अ प्रोफेशनल। वैसे तो मैं 2003 से ही ये कंप्यूटर्स में देखने लग गया था कि कंप्यूटर कुछ होता है वगैरह, लेकिन इंटरेक्शन जो प्रोफेशनली स्टडी स्टार्ट हुई वो 2005 में ही आफ्टर माई 12th। तो बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि 12th के बाद अब कंप्यूटर में आ गए। तो मैं उस टाइम चलता था, पॉपुलर होता था, जैसे वेब डिजाइनिंग सीखना होता था। बहुत टाइम बहुत ज़्यादा DTP का कोर्स भी बहुत करते थे लोग, क्योंकि प्रिंटिंग फ्लैक्स वगैरह बहुत चलते थे और मतलब मार्केटिंग का तो कभी सोचा नहीं था। लेकिन मैंने नोटिस किया था कि उस टाइम बहुत सारे लोग हम सीख रहे वेब डिजाइनिंग, वो सीख रहे हैं प्रिंट कैसे बनाते हैं, फ्लैक्स कैसे बनाते हैं, ये सब चीज़ें बना रहे थे। तो मैंने उस टाइम एज अ वेब डिजाइनर अपना करियर स्टार्ट किया और वेब डिजाइनिंग जब करियर स्टार्ट किया तो 2005 से लेकर के 2008 तक मैं एज अ वेब डिजाइनर रहा। उसके बाद 2009 में भी मैंने डिजाइनिंग की, 11 में भी किया, बहुत किया। लेकिन 2008 में होता है ना कभी कभी एक ट्रिगर करती है चीजें, तो एक चीज ट्रिगर कर गई। वो अचानक से किसी, मुझे याद भी नहीं है, लेकिन मैं जब कोई किसी की वेबसाइट बना के हम हैंड ओवर करते थे तो वो उसके बाद बात बोलते थे कि इसकी मार्केटिंग करनी है। अब मार्केटिंग करनी है का मतलब समझ में नहीं आता था कि मार्केटिंग क्या करनी है, कि इंटरनेट पे लाना है। तो हम सोचते थे कि इंटरनेट पे तो डालिए। तो वहां पे पता चलता था कि रैंकिंग मैकेनिज्म भी कोई काम चीज करता है, गूगल में SEO नाम की कोई चीजें होती हैं, एड्स का नाम सुना था। तो पहली बार ये सब जब वर्ड सुने तो बाद में कहीं ना कहीं एहसास हुआ, क्योंकि मोर देन जब 50+ साइट बना दी हूँ 2-3 साल के करियर में, कोई ज्यादा नहीं होती, अब तो पता नहीं कितनी साइट्स बना चुका हूँ। लेकिन उस टाइम 50 साइट्स बनाने के बाद ये लोग बोल रहे हैं, हर कोई बोल रहा है कि मुझे मार्केटिंग करनी है। तो ट्रिगर हो गया कि क्या है ये चीज। तो उसे जानने की जब इच्छा हुई तो 2008 में डिजिटल मार्केटिंग में पहली बार गूगल का सर्च कंसोल देखा, जिसे आज गूगल सर्च कंसोल कहते हैं, उस टाइम उसे गूगल वेब मास्टर बोलते हैं। तो वेब मास्टर ही मेरे अगर कभी मैं पढ़ाता भी हूँ क्लासेस में तो मैं वेब मास्टर ज्यादा बोलता रहता हूँ, क्योंकि वेब मास्टर ही बोलते थे पहले जी जी। तो उस टाइम वेब मास्टर पे जाना, देखना साइट कैसे सबमिट होती है, इस तरह की जर्नी स्टार्ट हुई। और कंप्यूटर की जर्नी मैं अगर आपको बताऊं तो मेरा और मेरी मम्मी का ज्यादा रोल प्ले रहा है कि मैं कंप्यूटर में चले जाऊं। मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड हैं और वो चाहते थे कि मैं भी एक सिक्योर लाइन में जाऊं और अपना ग्रुप C की किसी भी छोटी एक प्रिपरेशंस में लग जाऊं, ताकि इधर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी और उधर प्रिपरेशन हो जाएगी और गवर्नमेंट जॉब के चांसेस भी हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि उस टाइम कर लेते तो शायद लग जाती, पर कंपटीशन उस टाइम भी उसी लेवल का है और आज भी उसी लेवल का है। उस टाइम भी बीट करना होता था और आज भी बीट करना होता है। हाँ, ये हो सकता है कि उस टाइम आपको 80% में काम चल गया आपका और अब आपको 99 पे जाना है, क्योंकि हर कोई स्मार्ट होता जा रहा है, तो कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, कई सारे रीजन है। लेकिन मेरे फादर चाहते थे कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाऊं और आज भी आप यकीन करिए कि मेरे फादर ये सोचते हैं कि काश तेरी गवर्नमेंट जॉब ही होती तो अच्छा भी रहता क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में उन्हें लगता है कि मैं रिलैक्स रहता, पेरेंट्स अपने तरीके से। लेकिन मेरी मम्मी की और मेरी जिद की वजह से शायद मैं कंप्यूटर कोर्स करने चला गया और जैसे मैंने ज्वाइन किया तो ये फिर जर्नी स्टार्ट हो गई यहाँ से। तो 2008 के बाद से लेकर के फिर मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, मैं फिर डिजिटल मार्केटिंग को ही ऑप्ट करता चला गया। और मुझे आज भी याद है कि जब मैं ऑफलाइन मार्केटिंग में जा करके लोगों से मिलता था कि आप वेबसाइट बनाइए, तो वो कहते थे विकास क्या करना डिजिटल मार्केटिंग का, भरे पड़े हैं। सही बात है, बच्चे भरे पड़े हैं। ऑफलाइन मार्केटिंग इतनी ज्यादा चलती थी, पैम्पलेट वगैरह वगैरह। तो मैं कभी भी उनको अप्रोच करता था तो मैं समझाने, मतलब मुझे बड़ी दिक्कत आती थी कि ऑनलाइन ही फ्यूचर है, ये बात समझाने में। लेकिन आज
कोविड के दौरान मैंने देखा कि जिन लोगों को मैं बोलता था कि आप ऑनलाइन आइए, वो लोग आज खुद मेरे ऑफिस में आते हैं मुझसे मिलने के लिए, चलो भैया अब ऑनलाइन सेटअप करना ही है। बट लेकिन इस काम को बहुत समय लगा होने में। वो तो अगर देखा जाए तो कोविड आ गया है, वरना ये चीज होने में और 5 साल और आगे लगाना पड़ता। तो कोविड को अगर देखा जाए तो कभी कभी मैं थैंक वे में भी सोचता हूँ कि पॉजिटिविटी के वे में देखता हूँ। ऐसा नहीं सोच सकता कि कोविड से तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन पॉजिटिविटी वे में देखता हूँ कि मेरे काम के लिए काफी पॉजिटिव रहा, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए पॉजिटिव नहीं रहा। लेकिन काम वाइज, लोगों को टेक्नोलॉजी वाइज ये बहुत अच्छा था कि लोगों के पास आगे काम मिले। जैसे विकास सर ने अपनी स्टोरी बताई, मेरी भी कुछ ऐसी मिलती जुलती थी। मैंने आपका लेट 2060 या अर्ली 27 में शुरू किया था। तो मेरा इंटरेक्शन ऐसा हुआ कि मैं वीडियोस बनाता था तब, और उस टाइम मैंने एक टेक चैनल से शुरू किया था, और मेरे पास इनफोकस का फोन होता था, और आपको पता है कि डाटा रेट्स उस टाइम भी ज़्यादा ही थे। हाँ, डाटा रेट्स, ठीक है। तो इसकी भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो फिर मैंने वो चैनल बनाया, और उस टाइम एक लिनोवो का नया फ़ोन लॉन्च हुआ था, K20 का रहा। तो उस टाइम में मुझे पता था कि क्रिएटिव कॉमर्स वीडियोस कुछ होती हैं, तो मैंने उसको डाउनलोड किया, वॉइस ओवर किया, और उस टाइम तो जिस दिन आप अपलोड करते थे सेम टाइम से ही आपके एड्स चलने चालू हो जाते हैं। उस एक सिंगल वीडियो से मेरा $1 बन गया था। और फिर मैंने कहा कि यार ये तो ऐसा बहुत आगे चलेगा नहीं। फिर इसके बाद फिर मैंने उस टाइम एक नया डोमेन एक्सटेंशन लॉन्च हुआ था .000, तो मैंने उसको खरीदा। वो 1 साल फ्री दे रहे थे। मैंने उसको ब्लॉग स्पॉट के साथ कनेक्ट किया और अपनी फर्स्ट जो है जॉब वेबसाइट बनाई। इससे पहले मैं कहीं सीख नहीं रहा था, तो मेरा 2 महीने में ही पे आउट आ गया था। वो करीब 16,500 का था, जिससे मैंने अपना स्मार्टफोन पहला ये खुद से ही खरीदा था। अच्छा। उसके बाद अल्टरनेटिव पे आउट आया, तो फिर मैं इसके बाद फिर सर से मिला, और फिर इसके बाद आगे किया। फिर कोविड आ गया था, तो फिर मैंने भी ऑफलाइन काम करना छोड़ दिया था। फिर जैसा आपने कहा था, आपके पेरेंट्स ने कहा था कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लो, मेरे घर वालों ने बोला कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लो। इसके बाद फिर जब मैं दिल्ली में था, इससे वापस आया, इसके बाद फिर मैंने अपना ये जो लेट ब्लूमर स्टार्टअप शुरू किया। वीडियोस बनाना पसंद था, तो मैंने कहा कि इसको सबको कंबाइन करके एक लेवल टाइप का बनाया जाए। सो विकास सर, आपकी स्टोरी तो वैसे बहुत इंस्पायरिंग है ही है। विकास सर, मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ कि लेमन लैंग्वेज में अगर आपको किसी को समझाना हो कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, तो आप कैसे समझेंगे? हाँ, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग रहा है मार्केटिंग में और ऑनलाइन मार्केटिंग में या डिजिटल मार्केटिंग में। तो मोस्टली लोगों को अभी भी ऐसे डाउट रहते हैं कि अगर डिजिटल मार्केटिंग बोलोगे तो लोगों के दिमाग में एक आदमी आ जाता है जिसके पास एक बैग है और वो कुछ बेचने जाएगा, चेन बना रहा है। चेन वाले भी सोचते हैं, और कुछ ऐसे भी बोलते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा कि लोग सोचते हैं कि यार ये तो मार्केटिंग वाले आगे, नेटवर्क मार्केटिंग वाले आगे बैग लेकर के कुछ ऐसा होगा। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग बिल्कुल डिफरेंट है। जी सर। बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग एक क्लिक का काम है। आप एक जगह बैठ करके पूरी दुनिया में एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। आपको सेल्स चाहिए, ऑनलाइन सेल्स आ सकती है। तो अगर वन लाइन में बोला जाए तो डिजिटल मार्केटिंग फॉर मी अगर मैं बोलूं तो डिजिटल मार्केटिंग एवरीथिंग है। देखा जाए आपको सब कुछ बैठे बैठे आपको सब कुछ हो जाएगा। कौन सा अमेजन के आपने सेल्स बॉय देखे हैं कहीं? सही बात है। और सबसे ज्यादा सबसे दुनिया का पहला रिचेस्ट पर्सन बना है बेजोस। कौन सा सेल्स पर्सन देखा आपने उसका? सब ऑनलाइन के थ्रू हो रहा है। तो माइंडसेट ऐसा हो गया है लोगों का आजकल की मार्केटिंग वो। लेकिन अब मैं जहां तक जान पाया हूं, पिछले 3-4 सालों में नोटिस किया है कि लोग डिजिटल मार्केटिंग को देख रहे हैं। इवन जब हमने 2017 में डीएसओ में स्टार्ट किया था, तो यू कांट बिलीव जय किशन कि सिर्फ 0 से 10 सर्चेज आते थे गूगल पे। उस टाइम तो वो भी कम था। 3 स्टूडेंट से हमने स्टार्ट किया था अपना इंस्टीट्यूशन, 3 स्टूडेंट, वो भी पूरे दिन में, और सिर्फ 0 से 10 सर्चेज दिखती थी। मतलब होती ही नहीं थी सर्चेज बेसिकली। फिर भी लोग पढ़ने आते थे, लोगों को पता नहीं था। आज अगर आप गूगल ट्रेंड्स की बात करोगे, चेक करोगे, तो आपको सबसे ज्यादा फर्स्ट नंबर पे दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तराखंड, तीसरे चौथे नंबर पे आपको दिखेगा कि उत्तराखंड के बच्चे भी बहुत ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग के लिए अब क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, और दे नो कि क्या है डिजिटल मार्केटिंग। ये वो अब रहा नहीं है ट्रेंड कि लोग सोचें कि यार एक बैग लेके जाना है और कुछ करना है। आज मैं अभी एक स्टूडेंट की बात बता रहा हूँ, 12th पास स्टूडेंट है। अभी उसने मुझे लास्ट स्क्रीनशॉट भेजा है, मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा। तो उसका $1,000 का पे आउट है 7 डेज में गूगल एडसेंस का। ओनली 7 डेज में अप्रोक्स पर डे, जो लास्ट यस्टरडे में देख रहा था उसका $247 के आसपास का एक दिन का पे आउट बन रहा है। मैंने अपनी लाइफ में जब मैं अपना काम, मैं अभी हम एडसेंस पे काम करते हैं, मेरे नेशनल क्लासिफाइड चल रहे हैं, तो पर डे की इनकम आराम से आ जाती है। $100, $150 की इनकम तक टच कर जाते हैं, लेकिन विदाउट कुछ बेचे बिना। एडवर्टाइजमेंट है बस। अगर आप सेल कर सकते हो, अभी कल ही हमारे एक फ्रेंड आ रखे थे, तो वो कह रहा था कि उसने अभी लास्ट टाइम ही ऑनलाइन बुक सेल करी है, और जो अप्रॉक्स टर्नओवर टच किया है वो किया है लगभग 30 लाख के आसपास का विद इन मंथ। ऐसे भी हैं जो बुक सेल कर रहे हैं ऑनलाइन, उनको पता है कि क्या चीज बेचनी है। एक प्रोडक्ट रिसर्च का काम है, कैसे बेचनी है, कहाँ एडवर्टाइजमेंट करना है, और सीधा पैसा को। अब विदाउट सेलिंग एनीथिंग वो सारे काम ड्रॉप शिपर्स कर रहे हैं। हाँ, सब कुछ ड्रॉप शिपिंग पे हो रहा है। तो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में अगर सिंगल वर्ड में बोला जाए तो मतलब बहुत, मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई वर्ड हम निकाल पाएंगे, पर फॉर मी इट्स एवरीथिंग।
विकास सर, जो आपने अभी बात बोली है और मेरे दिमाग में एक और बात अभी आई है कि जैसे जब मैं 12th में था तो मेरा ऐसा मानना है कि हमारे 2012 या 13 से ही ना इंजीनियरिंग का बूम जो है स्टार्ट हुआ है। और जैसे जैसे हमारी जो बारी आई और उसके बाद ही तो मैंने देखा कि जो डिमांड एंड सप्लाई थी ना वो पहले ठीक थी, लेकिन अब जो है ना वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड स्पेस हो चुका है। तो जो लोग इंजीनियरिंग करके निकल रहे हैं उनको ना एक तो जॉब ऐसी मिल नहीं जैसे वो एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि जितना उन्होंने पैसा लगाया वो आ नहीं रहा है। तो आपको नहीं लगता कि जैसे जैसे हाई डिजिटल मार्केटिंग की बढ़ी आने वाले टाइम पे उसका भी कुछ वैसा हाल हो सकता है? हाँ, ये एक मैं आपको बताता हूँ कि मेनली क्या होता है कि जैसे तुमने अभी आपने बताया कि डिमांड तो है लेकिन सप्लाई नहीं है। बिल्कुल ऐसा ऑफलाइन जॉब में ऐसा हो रहा है, लेकिन ऑनलाइन में क्या हो रहा है कि आपके पास ऑडियंस, अभी आप अगर सर्वे अगर आप देखोगे अभी भी कम से कम 30% से ज्यादा ऑडियंस ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करती। हाँ, अभी भी पूरा मार्केट ये खाली है। अगर मैं आज की बात करूं, आज से लेकर के अगले वाले 20 साल तक, तब जाकर के ऑलमोस्ट इंडिया की पॉपुलेशन पूरा किस पे आएगी? ऑनलाइन पे आएगी। और सोचिए हम अभी लगभग 140 करोड़ के आसपास हैं, अगर लेटेस्ट सर्वे करेंगे तो 100% हम 150 भी होंगे। सही बात है। तो सोचिए कि कितने करोड़ लोग हैं। अगर आप अपना ब्रांड वैल्यू आज से क्रिएट करते हो, यहाँ पर इतना सारा काम है, हर चीज में मार्केटिंग है। बेसिकली क्या होता है कि इंजीनियरिंग की एक स्पेसिफिक डिमांड है जी। अगर आप बात करेंगे कि मार्केटिंग, तो हर चीज की मार्केटिंग वो तो है। बात सही लेकिन अगर आप इंजीनियर बनना चाह रहे हो तो आपको एक चीज के तो इंजीनियर बनेंगे, और उसकी क्या है? लिमिटेड रिसोर्स है, लिमिटेड जगह है, लिमिटेड चीज आएंगी। और अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर्स की बात करेंगे तो आधी ज्यादा चीजें अब क्या आ रही है? रोबोटिक्स में जा रही है। तो एक्चुअली ऐसा नहीं कि इंजीनियर्स की जरूरत नहीं है, इंजीनियर्स की जरूरत है, लेकिन क्या है? लिमिटेड रह गए अब। लेकिन मार्केटिंग क्या है? कोई भी चीज बनेगी, अगर आप एक कप भी बना रहे हो इसके लिए भी मार्केटिंग चाहिए। तो इसमें डिमांड कभी भी कम नहीं होगी। और आपने अभी देखा भी होगा, कभी भी रिसोर्स में जब होता है, मार्केटिंग टीम पूरी एजेंसी में सबसे ज्यादा होती है, इवन ट्रिपल और 4 टाइम्स ज्यादा होती है, क्योंकि सेल ही सब कुछ। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं तो आप इस बात की टेंशन मत लीजिए कि कहीं आगे चल के ऐसा हो जाएगा। हाँ, उनके लिए जरूर होगा, जैसे आजकल नॉन स्किल्ड इंजीनियर के लिए हो रहा है। दे हैव अ बुकिश नॉलेज बट दे डोंट हैव अ प्रैक्टिकल नॉलेज। तो उनके लिए तो जॉब पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं होगी, और भविष्य में तो यार कभी होगा ही नहीं ऐसा कुछ, क्योंकि लोग जाएंगे भी नहीं इस तरफ। तो आजकल जितना भी अभी एजुकेशन सिस्टम भी थोड़ा थोड़ा बिल्डअप हो रहा है, तो अगर आने वाले टाइम में हो सकता है कि कॉलेज एजुकेशन इस तरफ जाएगी कि यहाँ पर प्रैक्टिकल चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो हो सकता है कि हमारे देश में जब कोई कुछ करेगा तो उसको उसके रिजल्ट में मिलेंगे। आज करंट के टाइम में आप तो क्या, मैं भी ये सोचता हूँ कि मैं ग्रेजुएशन करके मुझे मिला क्या, मुझे फिर भी कुछ अलग से करना पड़ा। तो डिजिटल मार्केटिंग में भी ये एक प्रोफेशनल कोर्स में आ गया है, लेकिन मोस्टली अब एजुकेशन सिस्टम में आ रहा है कि वो इस चीज को क्या कर रहे हैं? पूरा प्रैक्टिकली लाना चाह रहे हैं। तो कोर्स कॉलेज के करिकुलम्स अलग अलग तरीके से डिजाइन होते हैं, लेकिन अगर आप स्किल्ड हैं तो आप ये मत सोचिए कि आपके लिए काम की कमी नहीं होगी, काम होगा आपके पास 100%। विकास सर, आपको बताइए कि अब हर चीज़ ऑनलाइन हो चुकी है, और ऐसा भी जैसे आपके टाइम पे होगा, जैसे आपने अपना बताया था कि उस टाइम आपके पास वैसे रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन अब तो रिसोर्सेज की कमी नहीं है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि इस एक फील्ड में सक्सेस पाने का रोड मैप क्या है? देखिए, सक्सेस पाने का एक ही रोड मैप है, अपने कंफर्ट जोन से हटिए और हार्डवर्क करिए, स्मार्ट वे। ये सबसे बड़ा सबसे अच्छा रोड मैप जो मुझे अभी तक समझ में आया है, खासकर ऑनलाइन मार्केटिंग में। अगर आप मुझसे पूछोगे रोड मैप क्या है, तो मैं आपको बस 2-3 चीजें बता दूंगा। सबसे पहले तो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ दीजिए कि आपको इसी तरीके से ये काम करना है, ये नहीं चलेगा। दूसरा है कि आपको एक हार्ड वर्क करना पड़ेगा स्मार्ट वे में। आप सोचते हैं कि आजकल लोग बोलते हैं स्मार्ट वर्क करो, लेकिन उसमें एक हार्ड वर्क चाहिए, आपकी पूरी एक डेडिकेशन चाहिए, आपका पूरा कंसिस्टेंसी चाहिए, एक ऑब्जर्वेशन चाहिए कि कैसे कोई बंदा ग्रो कर रहा है। आप जितने भी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी में अगर आप जाके देखेंगे तो वो बस इन चीजों पे काम करते हैं, लगातार प्रमोशन, कंसिस्टेंसी के साथ, आपके प्रॉपर ऑब्जर्वेशन के साथ कि मार्केट में क्या चल रहा है। क्योंकि अगर आप चाहते हो कि मैं रैंक करूं, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में रैंकिंग सबसे बड़ा फैक्टर है, और सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि मुझे किसी बिजनेस के लिए सेल जनरेट करनी है, तो आप बिना ऑब्जर्वेशन के ये नहीं कर पाएंगे। तो ऑब्जर्वेशन सबसे अच्छी बनाइए और अपने कंफर्ट जोन को छोड़िए कि आप सोच रहे हैं कि लेटे लेटे मैं सब कुछ कर लूं। आजकल ये भी चल रहा है बहुत ट्रेंड में, जैकिशन तुमने भी सुना होगा, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, और आप ऐसे मुंह पे रख के देख रहे हैं मोबाइल, और आपको लगता है कि आप 4, 15, 20 मिनट की वीडियो देखने के बाद आपको लगता है यार ये तो हमसे नहीं हो पाएगा, हमें ये करना नहीं चाहिए। आप बैठने को तैयार नहीं है सिस्टम के आगे, तो इसे आपको छोड़ना पड़ेगा। लीव योर कंफर्ट जोन और अपने आप को एक चैलेंज दो कि आज मैं अगर ये कुछ सीखना चाह रहा हूं तो 3-4 साल के बाद सक्सेस ना मिले, एज अ शॉर्ट टाइम कब तक सक्सेस मिल सकती है, इस पे मेहनत करनी पड़ेगी। हम सोचेंगे कि हम 5-10 साल का कुछ कोर्स करते हैं, 3 साल में लगे पड़े और कुछ हासिल नहीं होता है। और जितना लंबा टाइम आपके क्या होगा, लर्निंग का होगा,
उतना ज्यादा आपका मॉरल डाउन होगा, आपके मोटिवेशन डाउन होगा, इन चीजों में डाउन। शॉर्ट एम टारगेट दीजिए अपने आप को कि 1 महीने में मुझे ये चीज अचीव करनी है। और यकीन मानिए डिजिटल मार्केटिंग में सच में मानिए आप 3-4 दिन कुछ चीजें सीखिए, आप उससे भी पैसा कमाने लग जाएंगे। मेरे एक स्टूडेंट है, गूगल माय बिजनेस एक छोटा सा फंक्शन होता है, उसने एक काम सीखा और उसने 4-5 क्लाइंट भी पकड़ लिए। भले उसको कैसे इनकम बहुत ज्यादा नहीं हुई, लेकिन 3-4 दिन बाद भी इनकम शुरू हो जाती है। एक स्टूडेंट है जिसका ई कॉमर्स का काम स्टार्ट किया उसने, 1 महीने में, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको स्क्रीनशॉट दूंगा इसका वाकया था, उसमें उसने कुछ लगभग उसकी जो शॉपिफाई के थ्रू 1 महीने में लगभग 12 लाख रुपए के आसपास की सेल जनरेट करी। अगर अप्रॉक्स प्रॉफिट भी देखेंगे तो कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए का कमाया। इसका नाम भी है राहुल। प्रॉपर स्क्रीनशॉट आते स्टूडेंट के, देखो मेरे पास ये पैसे आ गए, मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा तो आप देखना, अपनी ऑडियंस को भी दिखाना। जी सर। तो मेरे हिसाब से अगर आप रोड मैप बनाना चाह रहे हो तो एक चैलेंज लो, उसमें स्किल लो और उसके लिए अपना एक डेडिकेशन दो, उसके लिए अपना एक ऑब्जर्वेशन बनाओ और अपने लिए एक शॉर्ट एम बनाओ। शॉर्ट एम बनाओ, छोटे छोटे एम बनाओ, उनको तेजी से पार करो, या मैं कह सकता हूं कि ऑब्जेक्टिव छोटे छोटे बनाओ ताकि आप अपने एम को जल्दी से जल्दी अचीव कर सकें। बिल्कुल सही बात कही सर आपने। तो सर एक और मैं चीज़ पूछना चाहूँगा कि जैसे रिसेंटली मैं आपको बताया मैंने पहले कि सेशन करने गया था, तो मैंने वहाँ पे स्टेटमेंट बोली और मैं चाहूँगा कि आप अपना बताएं कि आप क्या मेरी बात से सहमत हैं कि नहीं, कि डिजिटल मार्केटिंग इज़ नॉट येट अ फुल फ्लेज्ड करियर ऑप्शन। मतलब ये इसको एक प्रोफेशनल करियर कोर्स जो हम करते हैं जैसे बीटेक हो गया, वैसा इसको अभी टैग नहीं मिला है। तो अगर जैसे आप समझिएगा कि कोई 12वीं में है और वो ये करना चाहता है तो वो अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करे, बिकॉज या तो इसको एक साइड हसल की तरह वो परस्यू करे तब कर सकता है, लेकिन मेन करियर के हिसाब से आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में हो सकता है ये मेन करियर ऑप्शन किसी के लिए? देखो हाँ, ये भी एक बड़ा कंसर्न होता जा रहा है डिजिटल मार्केटिंग को लेकर के कि क्या हो रहा है कि प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये एक एज अ मेन स्ट्रीम में अभी एड ऑन नहीं हुआ, ये एज अ प्रोफेशनल स्किल्स है। और अभी तक मतलब बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो अभी तक मेन स्ट्रीम में नहीं आई, बट पीपल आर मेकिंग मनी नॉट ओनली इन डिजिटल मार्केटिंग। लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख रहे हैं। तो ग्रेजुएशन को एक अलग तरीके से गवर्नमेंट देखती है कि भाई मॉरल वैल्यूज, लर्निंग, बहुत सारी सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलती हैं जो कोर्स स्ट्रक्चर डिजाइन होता है। तो डिजिटल मार्केटिंग एक ओनली एक मेन लाइन के लिए रह गया। लेकिन जैसे कि अगर हम बोलें कि करियर की बात करेंगे इससे, सो इन द एंड मैंने बहुत सारे ग्रेजुएशन वाले लोगों को देखा है जो लोग किस में आते हैं बाद में फिर से कोई प्रोफेशनली कोर्स करते हैं। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं बीए कर लूंगा और मेरी शादी होगी, भैया लड़का ग्रेजुएट है, इस वे में आप चल के कॉमर्स ग्रेजुएशन या इंजीनियरिंग कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि अगर आपको फ्यूचर बनाना है, तो मैंने देखा कि लोग इस टाइम गवर्नमेंट इन चीजों पे पता नहीं ध्यान दे रही है नहीं दे रही है, लेकिन आयाम ने आपने देखा होगा उन्होंने 2 इयर्स का MBA डिजिटल मार्केटिंग का प्रोग्राम लॉन्च किया है। बहुत सारे NIT ने किया हुआ है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज कर रही हैं, आप MT का नाम ले लो, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जिन्होंने इसको भी एज अ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लॉन्च किया है, BBA के हिसाब से लॉन्च किया है। पर सवाल होता है कि कॉलेजेस की पढ़ाई के साथ बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं, तो फिर भी लोग एड ऑन कोर्स करने के लिए तो बाहर से पढ़ते हैं या किसी थर्ड पार्टी से पढ़ते हैं। लेकिन अभी भी ये हो चुका है कि लोग डिजिटल मार्केटिंग में ग्रेजुएशन का टैग मिल रहे हैं, BBA के थ्रू, MBA के थ्रू मिल रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं मिल रहा है, मतलब वो कोर्स में ऐड हो चुका है, कोर्स में ऐड हो चुका है, लेकिन कंप्लीटली ऐड नहीं हुआ है वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के साथ ही पढ़ा जाता है। और देखा जाए तो डिजिटल मार्केटिंग एक पूरे ओवरऑल मार्केटिंग का एक पार्ट ही तो है। जी बिल्कुल। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखने चाहते हैं तो याद रखिए आपके अंदर पहले एक मार्केटर होना चाहिए, तब आप डिजिटल मार्केटर को अच्छे से कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो ऐसा नहीं कि जैसे ग्रेजुएशन में नहीं आ रहा है, अब धीरे धीरे आ रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ ग्रेजुएशन ना करूं और सिर्फ यही करूं, तो ये आपको घर में हो सकता है कि आपको चैलेंजिंग रहे, लेकिन आप यकीन करिए इंडिया में भरे पड़े हैं ऐसे लोग जिन्होंने +2 किया है और सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं और दे आर अर्निंग इन करोड़ में अर्निंग कर रहे हैं। नॉर्मल लोग भी और बड़ी से बड़ी कंपनीज उनको हायर कर रही है बिकॉज दे आर स्किल्ड इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। वो एक डिजिटल मार्केटिंग में मास्टर हैं। इसमें डजंट मैटर कि आप ग्रेजुएशन है या नहीं है, लेकिन अपने स्किल्स के थ्रू वो कंपनीज में ट्रेनिंग देने भी जा रहे हैं, सिर्फ 12th पास का टैग लेकर के भी। लेकिन स्टिल कि अगर आपको ग्रेजुएशन का लेवल चाहिए तो गवर्नमेंट ने अब ये BBA में भी आ गया है, बहुत सारी UPS में भी है, MT में भी है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं वो दे रही हैं डिजिटल मार्केटिंग का टैग। लेकिन मुझे पता है कि हम यहाँ पर BBA के डिजिटल मार्केटिंग के स्टूडेंट्स को भी पढ़ा रहे हैं। सो कॉलेज की स्टडी जो होती है वो एक अलग तरीके से करिकुलम को डिजाइन किया जाता है, वो ओवरऑल करिकुलम होता है। लेकिन अगर आपको ट्रेन होना है तो आपको मास्टरी उसके लिए करनी पड़ेगी और उसके लिए लगना भी पड़ेगा। तो ऐसा मैं नहीं मानता हूं कि +2 के बाद आप सिर्फ इसको करोगे तो आपका कुछ भविष्य नहीं है, बहुत कुछ हो सकता है इसमें। हाँ, हो सकता है कि आपकी शादी के लिए आपको, जैसा मैंने बताया कि ग्रेजुएशन का टैग चाहिए तो आपको लेना पड़ेगा, लेकिन बाद में भी आपने देखा होगा कि अगर पैसे नहीं आएंगे तो शादी भी नहीं चलेगी ज्यादा दिन तक। बात सही है सर। तो मुझे लगता है कि आपके आंसर से बहुत क्लैरिटी आ चुकी होगी।
विकास सर, मेरा एक और आपसे एक क्वेश्चन था कि जैसे होता है ना कि कोई भी आप काम करो लेकिन कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हाँ। और कई लोग ऐसे होते हैं ना जो थोड़ा आप इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, जो थोड़ा चुप चुप के रहना पसंद करते हैं। तो मेरे को ऐसा मानना है कि एक तो उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है, तो आपको लगता है कि कोई स्किल के साथ आपकी एक पर्सनैलिटी में भी एक चार्म आना चाहिए, और वो भी साथ के साथ आपको डेवलप करने की जरूरत होती है। डिजिटल मार्केटिंग में ये बिल्कुल सही बात बोला है कि मेनली मार्केटिंग में क्या होता है कि हमें लगता है कि हम ऑनलाइन आएंगे और हम कुछ अर्न नहीं कर पाएंगे। देखिए, दो तरह के लोग होते हैं। एक होता है जिनके पास पूरी स्ट्रेंथ होती है, नॉलेज होती है, दे हैव अ कम्युनिकेशन स्किल्स, दे हैव अ नॉलेज, उनको मतलब कुछ इतना ज्यादा गाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ ऐसे होते हैं कि जो इंट्रोवर्ट होते हैं, जैसे मैंने बताया, अंदर ही अंदर रहते हैं, ज्यादा बात नहीं कर सकते हैं। इवन आई ऑल्सो फेस द स्टूडेंट्स जो मतलब कैमरा के सामने आते हैं, उनको अपना नाम तक भी याद नहीं रहता। मैंने खुद देखा है, उनको पसीना आने लग जाते हैं, मतलब वो बात ही नहीं कर पाते। तो क्या ऐसे लोग डिजिटल मार्केटिंग में सर्वाइव कर पाएंगे? तो मैं आपको बताता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे ऐसे भी काम होते हैं जहां पर आपकी जरूरत नहीं, आपको अपना फेस दिखाओ, आप ब्लॉगिंग कर सकते हो, आप वॉइस ओवर वीडियोस बना सकते हो। अभी आपने सुना होगा कि यूट्यूब ने 700 बिलियन डॉलर के आसपास उसने दिए हैं, 7,000 करोड़ के आसपास। क्या कर रहा है? शॉर्ट्स वालों को बांट रहा है पैसा, इतना पैसा। तो उसमें आप जरूरी नहीं कि आप अपना फेस दिखाओ, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग जब आप काम करोगे, देखो होता क्या है कि कोई भी चीज एकदम से ग्रो नहीं करती है। अगर कोई इंट्रोवर्ट है या बोल नहीं पाता है या समझ नहीं पा रहा है, मतलब होता है कि थोड़ा सा शर्मीले टाइप का, हेजिटेट करते हैं, तो जब उनके पास धीरे धीरे नॉलेज की पावर आती है ना, तो डिजिटल मार्केटिंग में मैंने देखा है, मैं भी एक राजकीय इंटर कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ अपनी लाइफ में, और मैं भी लोगों से बात नहीं कर सकता था, मैं बात नहीं करना जानता था। इंग्लिश की इंप्रूवमेंट मेरे ब्लॉगिंग की वजह से इंप्रूव हुई है, ना कि मेरे स्कूलिंग की वजह से इंप्रूव हुई है। मैंने सब कुछ धीरे धीरे सीखा, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, और एक 3, 4, 5 साल में ये विकास शर्मा आपके सामने खड़ा है जो इस टाइम अभी इंटरव्यू दे रहा है। ऐसा धीरे धीरे होता है। अगर कोई लोग ऐसे हैं तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि वो धीरे धीरे वो करें। देखिए, जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस, मैं आपके अंदर कॉन्फिडेंस दे नहीं सकता हूं, मैं आपको कॉन्फिडेंस के बारे में बता सकता हूं बस कि कॉन्फिडेंस क्या होता है। लेकिन काम एक ऐसी चीज है जो आपको क्या देता है? कॉन्फिडेंस देता है। वो कॉन्फिडेंस अंदर आपके अंदर से जगाता है। जब मेरा ब्लॉग पहली बार रैंक हुआ था, तो सोचिए मैं कर्नल से भी मिला हूं कि जब मैं बोलता था कि मेरे ब्लॉग पे देखिए सर 3,000 लोगों का ट्रैफिक आ रहा है पर डे, मतलब महीने में लाख लोगों का ट्रैफिक आ रहा है, और मुझे आपसे सर इतने पैसे चाहिए। सोचिए, मैंने आज तक कोई किसी तरह का प्रिपरेशन नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ मैं वो अपना कॉन्फिडेंस जो मैंने अचीव किया। याद रखना, हमें अपनी हिस्ट्री बिकती है आपकी, बस, और कुछ नहीं बिकता है, आपकी बिकती है हिस्ट्री। और अगर आपकी हिस्ट्री है तो आपको कॉन्फिडेंस लेने की, मांगने की जरूरत नहीं है, आपके अंदर पैदा हो जाएगा। सोचिए, मैं मतलब डिपार्टमेंट के हेड से बात करता हूँ, कितने सारे लोगों से बात करता हूँ, और मैंने किसी इस बात की कहीं कोचिंग नहीं ली है। ये कॉन्फिडेंस मुझे कहां से मिला? जय किशन, मेरे कामों की वजह से। तो मैंने एक हिस्ट्री बनाई अपने कामों से, और उस हिस्ट्री ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया लोगों से मिलने का, और मैं उस अपनी चीज को सेल कर पाया। अगर आप कुछ अच्छे से जानते हैं, नॉलेजेबल है, और आपने उसमें अपनी एक हिस्ट्री बनाई है, अगर आप हिस्ट्री बना लोगे तो आपको कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। आपको बोलने पता भी नहीं चलेगा कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो चुके हो। मैंने तो ऐसे चेंजेस भी देखे हैं बच्चों में। बिल्कुल सही बात कही, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज ग्रो करने के लिए कहीं ना कहीं आपको अपनी स्किल को शो करना ही पड़ता है। उसके लिए आपको थोड़ी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कुछ काम करोगे ही नहीं तो आपको क्या लगेगा कि आप बस, आपके अंदर कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग क्या कि बहुत सारे लोग एक जैसा काम कर रहे हैं, तो उनको लगता है मैं भी ग्रेजुएट, तुम भी ग्रेजुएट, आप भी ग्रेजुएट, ये भी, इसने भी ये किया, मैंने भी किया। आपके अंदर एक यूनिकनेस क्या है, ये आपको अपने अंदर खोजनी पड़ेगी, और आपके अंदर जिस दिन ही आपको मिल जाएगी, कॉन्फिडेंस आपके पास अपने आप आ जाएगा। कॉन्फिडेंस यही है कि हमें लगता है कि हम एक जैसे ही तो हैं। जिस दिन हमें लगता है कि हम इनसे थोड़े अलग हैं, वही कॉन्फिडेंस है बस। तो ये बहुत ज्यादा मायने रखता है जब कभी आप काम करने लग जाते हो। और ये मैंने बातें सिर्फ काम करके ही सीखी हैं। जब मेरे रिजल्ट आए तो यकीन मानिए मेरी पर्सनालिटी डेवलप हो गई, मेरी एसेसरीज अपडेट हो गई, सब कुछ अपडेट हो गया, मेरे को बात करना भी आ गया, क्योंकि मुझे उस काम की वैल्यू है। एक्चुअली हम कभी भी कुछ भी बात बोल देते हैं बिकॉज हमें उसकी वैल्यू ही नहीं पता है, लेकिन अब मेरे को जब वैल्यूज पता चली कि वैल्यूज कैसे कमाई जाती हैं, तो मेरी बातें करने में भी अपने आप वैल्यू आ गई। तो ये मैंने नोटिस किया कि अगर आप काम करोगे तो आपको सब कुछ आ जाएगा। कॉन्फिडेंस कहीं लेने जाने की जरूरत नहीं है। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस भी एक दिन बंद हो जाएंगी अगर आप काम करने लग जाओ। हमारे देश का इतिहास रहा है कि हम सोने की चिड़िया कहलाते थे, बिकॉज अब हम क्या करते थे, मेहनत करते, काम करते थे। अब हम क्या सोचते हैं कि किसी की क्लास अटेंड कर लेंगे और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। तो ये फुग्गा टाइप का है, मतलब
गुब्बारे में जैसे हवा भरी, जैसे ही कोई सामने चैलेंजेस आएंगे ये भाग जाएंगे। सो विकास सर, आपने कई बार ये फ्रेज सुना होगा, जैसे ऑनलाइन मार्केटिंग होगा या फिर घर बैठे पैसा कमाना, या इसके तरह ही बहुत सारे फ्रेजेस हैं। तो कई सारे लोग जो है इसको गलत तरीके से लेते हैं, जैसे वो डिजिटल मार्केटिंग को ही ऑनलाइन सॉरी आपका मल्टी लेवल मार्केटिंग कंसीडर करते हैं। तो आप थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दीजिए कि इस तरह की चीजें क्या सही है इस फील्ड के लिए भी। एक्चुअली ऐसा नहीं है जैक्सन की, मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग तो एक अलग तरीके से चलता है, आपको पता ही है। वहां पर क्या होता है, पूरा नेटवर्क बनाओ, ये सब चीजें करते हैं। लेकिन क्या होता है, मार्केटिंग एक ऐसा ब्रॉड वर्ड है कि जो मतलब ऐसे आलू की सब्जी टाइप हो गया है। हाँ, कि कहीं भी डाल दो मार्केटिंग, हम नेटवर्क मार्केटिंग, ये मार्केटिंग। तो क्या होता है कि जिस चीज की नेगेटिविटी बातें ज्यादा होती है तो वो हर जगह खा जाती है उस वर्ड को। अब मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग कहीं जगह पर जाकर के इंडिया में बहुत ज्यादा बदनाम हुआ है। हाँ। जबकि ये काफी अच्छा प्रोसेस भी माना जाता है। लेकिन उसको क्या है कि अब मार्केटिंग नेगेटिव, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग, तो लोग मार्केटिंग सुन के डिजिटल मार्केटिंग को भी ऐसे सोचते हैं। फिर खासकर अगर आजकल कोई ऐसा मिल जाए जो बोल दे कि घर बैठे बैठे पैसे कमाएंगे, तो लोग सोचते हैं कि अच्छा, गुस्सा भी आ सकता है किसी को कि यार मतलब हमें कैसे पैसे मिलेंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि लोग घर बैठे बैठे पैसे कमाने का मतलब ऐसा नहीं कि आप सोचेंगे कि घर में पैसे ऐसे आ जाएंगे। आपको घर में भी काम करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं घर बैठे बैठे का मतलब है काम नहीं करना पड़ेगा। काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप वो घर में बैठ के क्यों ना कर रहे हो। ऑनलाइन मार्केटिंग में यही तो देता है। अगर आप ब्लॉगिंग से पैसा कमाना चाहते हो तो आपको घर में बैठ के, थोड़ी ना कि आप घर में बैठे हो टीवी देख रहे हो, मूंगफली खा रहे हो तो आपको क्या होगा, पैसे आने लग जाएंगे। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, रात दिन आपको रिसर्च करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है, तब जाकर के आपको रिजल्ट मिलते हैं। और घर में भी काम करना होता है। ये घर में बैठे बैठे पैसे नहीं आते हैं, बैठे बैठे काम करना पड़ता है। बहुत सारे लोगों ने क्या है, घर में बैठ के पैसे मिल रहे हैं। कोई लोग ये नहीं बोलते कि घर में बैठ के भी बंदा काम कर रहा है। और हमारे यहाँ लगता है कि देश में ऐसा ट्रेडिशन रहा है कि भाई नौकरी करने जा रहे हैं, मतलब काम करने जा रहे हैं तो बंदा बाहर जाता है। तो इसीलिए लोग सोचते हैं कि घर में बैठे बैठे पैसे मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है। जो बंदा घर में बैठे बैठे पैसे कमा रहा है उसको भी घर में काम करना पड़ता है। अगर मैं अपनी बात भी करूं आपको, तो मैं भी अगर ब्लॉगिंग से पैसे कमा रहा हूं तो मैं काम करता हूं। अगर कोई बंदा यूट्यूब पे पैसे कमा रहा है तो वो वीडियो बना करके पैसा कमा रहा है। मैं वीलॉग की भी बात कर लीजिए आप, एक तो होता है एजुकेशनल कंटेंट, जैसे कि हम बनाते हैं कि हम किसी चीज के बारे में सिखा रहे हैं, तो वो सोचिए वो काम है वो। तो लोग ये परिभाषा को समझ ही नहीं पाएंगे। घर बैठे बैठे का मतलब क्या है कि घर में बैठ के भी आप काम करें और पैसे कमाए जा सकते हैं। लेकिन घर में बैठे बैठे पैसे नहीं आएंगे। अगर ऐसा होता तो मैं भी आपके सामने भी बातें नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल सही बात। तो पैसे कभी भी बैठे बैठे नहीं आ सकते, बैठ के काम करके आएंगे। तो ये ऑनलाइन मार्केटिंग ने दिया है। यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं आप कंप्यूटर के सामने बैठते तो हमें काम करना पड़ता है। ये माइंडसेट बहुत सारे लोगों का है कि कंप्यूटर पे बैठे तो तुम कर क्या रहे हो। भैया कंप्यूटर पे बैठ के भी बहुत काम होता है जो लोग करते हैं। बिल्कुल सही बात। तो ऑनलाइन बैठे बैठे पैसे कमाना चाहते हैं तो अपने अंदर स्किल बिल्ड करिए। अगर कोई बंदा बैठ के पैसे कमा सकता है तो आप सोचिए वो कितना टैलेंटेड होगा। ये सोचने की जरूरत है, उसका ब्रेन कितना शार्प होगा चीजों को लेकर के। तो बैठे बैठे तो सिर्फ एक ही चीज आएगी कि अभी तक आपने आज क्या कमाया है। 1 घंटे में 600 वीडियो देख लिया आपने, ये कमा सकते हैं आप। इसके अलावा आप और कुछ नहीं कमा सकते। और ये अगर आपको कुछ देता है खाने को तो अच्छी बात है, आप देखते रहिए। तो मैं तो कहूंगा बैठे बैठे का मतलब स्किल्स लीजिए, ऑनलाइन काम सीखिए, कैसे कोई चीज रैंक करती है, कैसे ऑनलाइन प्रोडक्ट को सेल किया जाता है, इस चीज की एक प्रॉपर लर्निंग कीजिए, सीखिए, अपने आप के अंदर अपने आप को प्रैक्टिस में डालिए ताकि आप क्या हो, टैलेंटेड बने, स्किल्ड बने और उस चीज को आप ऑनलाइन बैठे बैठे सेल कर सकें। तभी आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात कही विकास सर ने। और मेरे ख्याल से ये थोड़ा क्लैरिफिकेशन भी हो गया होगा कि घर बैठे पैसे कमाने का मतलब ये नहीं होता है कि आप बैठ के पैसा कमा रहे हैं। दैट मीन्स कि आप जो काम कर रहे हो वो घर बैठ के हो रहा है। काम कर सकते, काम करना है लेकिन वो घर बैठ के हो रहा है। बिल्कुल। विकास सर, एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन आप सुनते होंगे जब भी आप कोई क्लाइंट आता होगा कि H1 में कब तक आ जाएगी रैंक पेज पे, और या फिर 1000 रुपए में कितनी लीड्स आप दे सकते हो। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं आप थोड़ा बताएं। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत आता है कि अभी हम थोड़ी देर पहले ही हम मतलब तो आज सुबह बात कर रहे थे हम क्लाइंट से, तो वो बोल रहे थे कि हम कितना बजट लगाएं, कितना पैसा आएगा। तो देखिए 1000 रुपए का बजट, एक टैक्सी ओनर 1000 रुपए में 20 कॉल भी कमा सकता है। लेकिन एक एजुकेशन में हो सकता है कि 1000 रुपए में सिर्फ 4-5 ही कॉल जनरेट हो। क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से चीजों पे काम कर रहे हो, किस नीश पे काम कर रहे हो। और बेसिकली इस पे भी डिपेंड करता है कि आप लीड जनरेशन में हो या 1000 रुपए में आपको व्यू चाहिए। कभी कभी 1000 रुपए में आपके 5000 व्यू भी आ सकते हैं और कभी कभी अलग अलग नीश कॉम्पिटिटिव है तो आपके 500 व्यू भी आएंगे, ये भी हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे जवाब रहते हैं क्योंकि अभी डिजिटल मार्केटिंग क्लाइंट्स के लिए भी बिल्कुल नहीं है, तो वो इस टर्मिनोलॉजी को नहीं समझ पाते। मुझे अभी भी याद है, मैं अभी एक क्लाइंट को समझा रहा था कि वो कह रहे हैं कि हमारे नाम से कोई कॉल नहीं आ रही है। तो उन्होंने एक डिफेंस एकेडमी है तो बोल रहे कि मेरे नाम से कोई कॉल नहीं आ रही है, कि सभी लोग कॉल कर रहे हैं डिफेंस एकेडमी।
तो क्योंकि देहरादून में डिफेंस एकेडमी है तो क्लाइंट को समझ में नहीं आ रहा है कि वो डिफेंस एकेडमी क्यों बोल रहा है, वो सोच रहे हैं कि हमारा नाम ले। तो ब्रांडिंग की वजह से ना होने की वजह से उनका क्या हो रहा है, नाम नहीं कोई ले रहा है, लेकिन एक नॉर्मल वर्ड को तो लोग जानते हैं ना, डिफेंस एकेडमी में बात कर रहे हैं, तो उनको ऐसा लग रहा था। तो स्टार्टिंग में जब आप ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो इन चीजों को भी समझाना पड़ता है क्लाइंट को कि भैया आपको इतना पैसा लगाना पड़ेगा। कभी कभी क्लाइंट ये सवाल भी पूछते हैं जयकिशन कि मैं 100 रुपए दूंगा कितनी लीड आ जाएंगी। हाँ, ये बहुत कॉमन है कि 100 रुपए ले लो जी मुझसे, कितनी लीड आ जाएंगी। तो अगर ऐसा अगर होता कि कितनी लीड आ जाएगी अगर हम बता पाए, तो ये तो सिस्टम खुद भी नहीं बता सकता कि कितनी लीड आएगी। तो इसका कोई क्लैरिफिकेशन, मतलब ऐसा कोई डायरेक्ट आंसर भी नहीं है। अगर प्रैक्टिस में देखा जाए तो 100 रुपए में 100 लीड भी आ सकती हैं, और देखा जाए तो एक भी ना आए, सिर्फ लोगों ने देखा और 0 लीड आई बस। बिल्कुल सही बात। ऐसा भी हो सकता है। तो बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं कि गूगल या फेसबुक कैसे चार्ज करता है पैसे को। तो गूगल में जितना भी पैसा चार्ज होता है वो सिर्फ इंप्रेशन का होता है। 100 लोगों ने देख करके 100 लोगों ने कॉल कर दिया तो 100 रुपए में 100 कॉल आ जाएंगी, और 100 लोगों ने देखा एक भी कॉल नहीं आई तो गूगल आपको उस इंप्रेशन का भी चार्ज ले लेगा, क्योंकि उसने आपके ऐड को लोगों को दिखाया है। तो अभी ऑनलाइन मार्केटिंग को लेकर के धीरे धीरे मार्केट बढ़ रहा है, लोग सीख रहे हैं, इवन बिजनेस ओनर सीख रहे हैं। मेरे पास 40+ के लोग भी सीखने का आए हैं। तो वो लोगों को अब समझ में आता है कि यार ऑनलाइन कैसे होती है। मोस्टली अभी हमारे साथ एक बैठे हैं नवीन सर हैं, वो सीख रहे हैं। वो इसलिए नहीं सीख रहे हैं कि उनको कहीं जॉब करनी है, उन्होंने एम्प्लॉयज को हायर करना है। तो सभी का एक माइंडसेट क्लियर हो रहा है, क्योंकि अपने एम्प्लॉय से काम कराने के लिए भी इसकी बात की नॉलेज होनी चाहिए कि ऐसे काम कैसे करती है। वरना कुछ क्लाइंट्स ने, एक दिन तो हमसे क्लाइंट ने बोला कि हमने 3000 रुपए लगा दिए, अभी तक हमारे पास कुछ आया ही नहीं है, गिन मिला के 4-5 कॉल आई है। तो उनको समझाएं कैसे कि ये चैलेंजेस आते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्लाइंट्स इन बातों को समझ जाता है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन जो है बहुत तेजी से चीजों को सीखता है, और खासकर बिजनेस ओनर तो इन बातों को बहुत जल्दी समझ जाते हैं और डिसीजन भी लेते हैं कि हमें आगे करना है या नहीं करना है। इन चीजों का भी फायदा होता है। तो कोई क्लियर आंसर तो मैं नहीं दे पाऊंगा इस बात का कि कितनी कॉल आएंगी, लेकिन अगर मेरे एक्सपीरियंस की बात करें तो अलग अलग नीश में मैं एक आंसर दे सकता हूं कि अगर एजुकेशन है तो आप 1000 रुपए में अपने लिए 15 से 20 लीड जनरेट कर सकते हैं 1000 रुपए में, जो काफी ज्यादा है मेरे हिसाब से। अगर आप डिफेंस की बात करें या आप जो बेसिक ग्रेजुएशन कोर्स होते हैं, बीबीए हो गया, एमबीए हो गया, तो 1000 रुपए में आप अपने लिए 15 से 20 कॉल या 20 लीड जनरेट कर सकते हैं ऑन सोशल मीडिया। वो भी इसको फिर फर्दर आपके अपनी कम्युनिकेशन, कन्वर्जन्स कितने होते हैं ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इतनी लीड आ सकती है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो ये भी है। एक और पॉपुलर सवाल ये भी होता है कि कितने व्यूज में कितने पैसे मिलेंगे। ये भी लोग सोचते हैं कि आजकल यूट्यूब पे लोग आ गए हैं तो बोलते हैं 1000 व्यू पे कितने पैसे मिलेंगे। तो इसका आंसर तो बिल्कुल क्लियर है कि एक्चुअली व्यूज का कोई पैसा नहीं मिलता है, व्यूज का कोई भी पैसा नहीं होता है। पैसा मिलता है जो उस पे होने वाला एड्स है। तो अगर एड्स पे आपके आ रहे हैं, ज्यादा एड्स आएंगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा, कम एड्स आएंगे तो कम पैसा मिलेगा। उसमें भी एक और चीज है कि आपकी क्रेडिबिलिटी कितनी है, कि आपके चैनल पे जो एड शो हुआ उसमें से अगर कन्वर्जन मिलते हैं गूगल को तो वो आपको अच्छा पैसा दे सकता है। अदरवाइज सिमिलर वे में अगर मेरी रैंकिंग अच्छी, मतलब मेरी क्रेडिबिलिटी ज्यादा है, मेरे चैनल पे ऐड चलते हैं तो मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा, और सेम ऐड अगर आपके चैनल पे चलेगा तो आपको तो पता ही है कि अगर आपकी क्रेडिबिलिटी थोड़ी सी कम है तो आपको फिर क्या मिलेगा, पैसा उतना ही कम मिलेगा। तो यहाँ पे सीपीसी इसको बोलते हैं। तो ये जब आप लर्निंग करते हो चीज को तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। सो सर ने बिल्कुल क्लियर कर दिया टॉपिक को। और विकास सर, एक और क्वेश्चन था मेरा कि जब भी आप कभी क्लाइंट से इंटरेक्शन करते हो ना तो उनको एक कोटेशन देना पड़ता है, और काफी सारे लोग फ्रीलांसिंग भी करते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जब आप किसी को कोटेशन दे रहे हैं तो मतलब क्या क्या चीजें उसमें मेंशन होनी चाहिए और कैसे समझाना है, मतलब प्रॉपर कैसे ब्रेनस्टॉर्म करना है। देखिए, कोटेशन का तो मैं आपको एक सैंपल भी दे दूंगा, आप अपने व्यूअर्स को पीडीएफ भी दे सकते हैं, डाउनलोड करके लगा सकते हैं आपके इसमें। लेकिन कभी भी हमारी लाइन में एक जैसी कोटेशन नहीं जाती है। इट डिपेंड्स ऑन दी क्लाइंट का बिजनेस क्या है, वो कितने लोगों को टारगेट करना चाह रहा है, किस तरह का करना चाह रहा है। लेकिन ओवरऑल मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आपको जब भी कोटेशन आप दें तो पहले रिसर्च कर लें। अगर आपने पहली बार आप ये काम कर रहे हैं तो रिसर्च करें किस कीवर्ड पर कितना ट्रैफिक है, कितनी एवरेज बिड चल रही है उसमें। तो जब कभी हम सोशल मीडिया का ट्रैफिक के लिए सोशल मीडिया की बात करते हैं, मतलब या फेसबुक पे ऐड चलाने की बात कर रहे हैं, तो फेसबुक में इजीली पता चल जाता है कि अगर आप 1000 रुपए खर्च करेंगे तो कितने लोग देखेंगे, 500 रुपए खर्च करेंगे कितने लोग देखेंगे। लेकिन अगर एसईओ की बात करें कोटेशन में, तो एसईओ में आपको कोटेशन किस तरह से देनी चाहिए। जैसे एसईओ एक नॉर्मल प्रोसेस होता है, तो रैंकिंग में जो मार्केट प्राइस चलता है उसको आपको बीट करना पड़ता है, यानी कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी दे दोगे। हाँ, अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे हो तो आप अपने लिए ज्यादा पैसे दे सकते हैं। लेकिन मैंने नोटिस किया है कि ऑन एन एवरेज कीवर्ड रैंकिंग की अगर बात करें, जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइज होता है कि कोई लिखना चाहता है बेस्ट होटल इन देहरादून, और मैं देना चाहता हूँ किसी होटल को एक प्रपोजल, तो मैं उसको बोलूंगा कि दीज आर द सिलेक्टेड कीवर्ड जिन पे हम आपको रैंक करके देंगे, और वी चार्ज फॉर दी मंथ, जिसमें कुछ प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। तो एक ऑन एन एवरेज हम चार्ज करते हैं 1500 से 2000 रुपए पर कीवर्ड रैंकिंग। तो अगर आप उसके 5 कीवर्ड हैं तो हम उसको ऑन एन एवरेज 10 से 12,000 रुपए का बिल देंगे रैंकिंग का। अब इसमें एक और सवाल आ जाता है कि कितने दिन में रैंक हो जाएगी।
तो देयर इज नो गारंटी कि 3 महीने में रैंक हो जाएगा, 4 महीने में रैंक हो जाएगा। लेकिन क्योंकि एसईओ टाइम भी लेता है, और दूसरा एक और चीज है ना कि एल्गोरिदम अपडेट होते रहते हैं। आपने कुछ नया लगाया, अभी आप रैंक आए 10 दिन में, फिर कुछ नीचे चला गया। जैसे अभी लेटेस्ट चल रही है स्पैम ब्रेन स्पैम करके चल रही है, कि उसमें क्या हो रहा है कि लोगों के डेटा इंडेक्स नहीं हो रहे। बहुत सारी ऐसी नई अपडेट आती रहती है, तो इसमें कोई गारंटी तो नहीं होती, लेकिन ऑन एन एवरेज माई एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आप डेडिकेशन के साथ काम करते हो तो सही अच्छी प्रैक्टिस करते हो तो आप 3 से 6 महीने में उनको टॉप 10 की रैंकिंग में किसी भी साइट को लाया जा सकता है, कुछ सेलेक्टेड कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स को। ये नहीं कि आप बोलो कि सारे कीवर्ड्स को हम रैंक कर देंगे, लेकिन कुछ ऐसे कॉम्पिटिटिव मीडियम लेवल के कॉम्पिटिशन कीवर्ड होते हैं जिनको आप रैंक ला सकते हो। तो ज्यादा बेटर रहेगा कि जब कुछ इस तरह का ऐसा है कि भाई क्या कोटेशन देनी है, तो कोटेशन का एक सैंपल है, वो आपको मैं शेयर करूंगा, आप उन्हें दिखाना अपनी ऑडियंस को, तो वो समझ जाएंगे कि किस तरह से कोटेशन बनाई जाती है। हाँ, कोटेशन देते समय आप अपने बारे में जरूर, अपनी कंपनी के बारे में, अपने पीरियड एक्सपीरियंस के बारे में, और अपने जो आपके क्लाइंट्स हैं उनके कुछ पोर्टफोलियोज आपने बनाया तो वो भी शेयर करें, क्योंकि जब कोटेशन जाती है तो बंदा ये भी देखता है कि ये कौन है, कितना कैपेबल है, तो उन चीजों पर भी थोड़ा नजर रखनी चाहिए। और आप जब भी कोटेशन भेजो तो उन पे कुछ पॉइंट्स पे जरूर ध्यान देना है कि आप अपना पोर्टफोलियो प्रॉपर तरीके से शेयर करें, अपने रीसेंट प्रोजेक्ट। अब कुछ लोग यहाँ पर एक गलती कर देते हैं कि वो प्रोजेक्ट जा रहा है कोटेशन, जैसे जैक्शन कोई बना रहा है होटल के लिए, और वो क्या कर रहा है उसमें अपने जो पुराने पोर्टफोलियो दिखा रहा है, वो कैसा दिखा रहा है, वो डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो दिखा रहा है। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि वो सिमिलर इंडस्ट्री में ही कुछ भेजे, ताकि सामने वाले को ये लगे कि हाँ इसने सिमिलर इंडस्ट्री में कुछ काम किया है। अब हो सकता है कि आप पहली बार भेज रहे होंगे, तो फिर तो देखिए आपके ऊपर ही है, जो आपका एक्सपीरियंस है या जिस तरह से आपने कोटेशन किया है वही काम करता है। विकास सर, एक और लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि जो डीएपीए है, बहुत लोग बात करते हैं, क्या वाकई में डीएपीए रैंकिंग में मैटर करता है? देखो, डीएपीए का जो सिंपल सा फंडा है मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर कट है ना। हाँ, क्योंकि वैसे मोस्ट क्लियर कट है ना है, इसका कोई लेना देना नहीं है गूगल के सर्च रिजल्ट पे रैंक होने से। बहुत सारे लोग डीएपीए के पीछे भागते हैं, और हम भी जब काम कराते हैं तो बोलते हैं कि डीएपीए बढ़ाओ। एक्चुअली जो मेन फॉर्मूला है वो है पेज रैंक फॉर्मूला है, जो पेज रैंक होता है, पीआर जिसको बोलते हैं। लेकिन गूगल ने कहीं भी ऑफिशियली ऐसे अनाउंस नहीं किया है कि ये पीआर है, तो उसी के स्टैंडर्ड पे मोज नाम की वेबसाइट ने कुछ इस तरह की चीजें बनाई है कि डीएपीए, बिकॉज वो उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं अकॉर्डिंग टू देम कि ये ऐसा है। अब ऐसा हुआ भी है, देखिए जैसे हमारे देश में आईआईटी की तैयारी होती है तो आकाश भी करा रहा है, विरल भी करा रहा है, दीज आर ऑल दी ब्रांड्स जो तैयारी करा रहे हैं, तो ये स्टैंडर्ड पे तैयारी करा रहे हैं। तो मोस्टली इसके बच्चे एग्जाम को क्रैक करते हैं क्योंकि उन्होंने स्टैंडर्ड बनाया। लेकिन क्या दूसरे किसी इंस्टीट्यूशन से पढ़ा हुआ बच्चा नहीं कर पाता, क्रैक कर देता है, तो उसने तो इनसे नहीं पढ़ा। तो बेसिकली इन्होंने कोड क्रैक किए हैं अपने, इनके पास भी अपने इंजीनियर्स हैं जो इतने सालों से रिसर्च पे लगे हुए हैं। फेसबुक क्या कर रहा है, सॉरी गूगल क्या कर रहा है, ये लोग कैसे काम करता है, एल्गोरिदम कैसे चेंज हो रहा है, तो इनके पास अपनी एक्सपर्टीज है। उसके अकॉर्डिंग इन्होंने एक एल्गोरिदम बनाया जिसका नाम इन्होंने डीए और पीए दिया है। लेकिन अगर कोई डायरेक्टली मुझसे पूछेगा कि क्या इसका इंपैक्ट आता है, तो मैं कभी भी डीए पीए की तरफ नहीं देखता हूँ, इसका कोई इंपैक्ट नहीं होता। हाँ, आपको एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर समझाने के लिए, ये काम करने के लिए हम इन चीजों को देखते हैं, और बहुत सारे लोग देखते हैं, और ये कहीं ना कहीं हद तक उन लोगों के लिए सही है जो लोग काम करवा रहे हैं। जो खुद कर रहे हैं उनके लिए मुझे नहीं लगता ये मायने रखता है। एक टाइम पे तो शायद तुमको पता भी होगा जैक्सन, एलेक्सा रैंकिंग देखते थे लोग, तो एलेक्सा रैंकिंग चिल्लाते रहते लोग। मुझे आज भी याद है 2010 में बहुत सारे क्लाइंट होते थे कि यार हमारी एलेक्सा रैंकिंग नहीं बढ़ रही है, एलेक्सा नहीं बढ़ रही है। तो मैं नोटिस करता था कि एलेक्सा मेरे को 2011 से लेकर के, जबकि मेरी डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी है ये, मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी एलेक्सा रैंकिंग चेक ही नहीं करी। उस टाइम मैं करता था क्योंकि लोग बोलते थे। मैं आज तक रिकॉर्ड बता रहा हूं, मैं कोई भी वेबसाइट पे, इवन मैं अपनी क्लासेस में भी एलेक्सा रैंकिंग की बात तक नहीं करता हूं कि एलेक्सा रैंकिंग क्या चीज है। तो मुझे इससे कोई लेना देना नहीं होता। आप अगर आपको पढ़ना ही है, समझना ही है, तो गूगल के एल्गोरिदम्स को समझिए। अभी रिसेंटली तो उन्होंने सबमिट किया है आईओ पे, उन्होंने नए 12-15 चीजें नई निकाली हैं कि हमने ये कर रहे हैं। तो अगर आप उनको ऑब्जर्व करोगे ढंग से तो आपको समझ में आ जाएगा कि आगे आपको क्या करना है एसईओ में। देखा सर, एक छोटी सी डिबेट हमेशा चलती रहती है, जैसे आप देखते होंगे कि सोशल मीडिया कहीं ना कहीं जो है वो चीज़ों को खराब कर रहा है। तो क्योंकि हमारा तो ये जो काम है इसी से जुड़ा है, तो आप कैसे देखते हैं? इसके दो साइड हैं मेरे हिसाब से जैक्सन की। पहला साइड तो ये है कि अगर सोशल मीडिया खराब कर रहा है चीजों को, तो मेनली क्या हो रहा है कि अगर मैं किस वे में सोचूं, क्योंकि वहां पर आप चीजों को अननेसेसरी लोगों की टाइमलाइन में चीजें फीड होती हैं। ये तो एल्गोरिथम के थ्रू मेनली एडवर्टाइजर को ये प्रॉब्लम हो गई है कि वो फेसबुक पे ऐड चलाए या गूगल पे ऐड चलाए, जिससे ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। हम क्लाइंट को बहुत टाइम लग रहा है कन्विंस करने में कि आप फेसबुक पे अपना टाइम एज अ लीड में मत वेस्ट करिए।
लेकिन क्या ये सबके लिए जायज है? ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ जगह पर फेसबुक से ही लीड आती है या कुछ जगह पर गूगल ही काम करता है। अगर प्रोडक्ट सेल करने हैं आपको, तो आप देखिए आप अमेजन से अच्छे प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप बात करें कन्वर्जन की, तो वो आपको गूगल से अच्छे मिल जाएंगे। लेकिन अगर ओवरऑल अगर एक्सपीरियंस किया जाए, तो दोनों के अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं। जब आप इनको जानोगे अच्छे से, तभी आप समझ पाओगे कि कौन सी चीज कब कहां फिट होगी। ये सारा गेम फिटनेस का है। और रही बात सोशल मीडिया का, तो सोशल मीडिया में अब क्या हो गया है कि एआई इस तरह से काम करता है कि सपोज करो मैं कोई वीडियो देख रहा हूं, तो मैंने कुछ वीडियो को लाइक किया, तो उसको लगता है कि मैं उस वीडियो को लाइक किया, पर हो सकता है कि मैंने वीडियो को ना लाइक किया हो, उस वीडियो में कोई मॉडल को लाइक किया हो, उस वीडियो की लोकेशन को लाइक किया हो। तो वहां पर एआई में भी मुझे ऐसा लगता है कि वो कंफ्यूज होता है कि ये बंदा उस इंटरेस्ट का नहीं है, और वो उसको दिखा देता है उस तरह के प्रोडक्ट। तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट जो मैंने देखी है, खासकर एजुकेशन में, वो बहुत ज्यादा लगती है मेरी सोशल मीडिया पे। लेकिन वही चीज जब मैंने गूगल पे रन की है, तो मुझे कन्वर्जन भी अच्छे मिले हैं और मेरे को ज्यादा बजट भी नहीं लगा है। तो ये चीज रही है। लेकिन क्या है कि जो चीज ज्यादा चलती है, तो वो ज्यादा फिर उसका एक ऑरा भी ज्यादा क्रिएट होता है। तो वही सोशल मीडिया में हो भी रहा है। विकास सर, जाते जाते मैं एक छोटा सा आपके साथ क्विक फायर राउंड खेलना चाहता हूँ, और आप थोड़ा टाइम लेके भी दे सकते हैं, बट आपको बस इसमें से एक चूज करना है। तो मतलब ऐसा ज्यादा टेंशन वाले क्वेश्चन? नहीं बिल्कुल सर, ऐसा कोई नहीं है, आप आराम से दे पाएंगे। सर, आपको इन दोनों में से एक चूज करना है। अगर आपको चूज करना पड़े, एसईओ या पीपीसी? पीपीसी। और कारण भी बताइए क्यों? पीपीसी ये क्योंकि अगर मैं एसईओ के साथ चलूंगा, तो एसईओ थोड़ा सा रैंकिंग में टाइम देता है, और अगर मैं अपने क्लाइंट के बिहेवियर के अकॉर्डिंग चलूं, जैसे मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मुझे अपने क्लाइंट को रिजल्ट देने हैं, तो मैं उसे सजेस्ट करूंगा कि वो इंस्टेंट रिजल्ट के लिए एटलीस्ट पीपीसी पे काम करे। तो क्योंकि उससे क्या होगा कि एक सर्कुलेशन क्रिएट हो जाएगा मनी का, क्योंकि एसईओ टेक्स टाइम, एसईओ में टाइम लगता है। तो वीडियो मार्केटिंग या ब्लॉग? नाउअडेज वीडियो मार्केटिंग। बिल्कुल सही सर। सर, शॉर्ट वीडियोस या लॉन्ग वीडियोस, आप क्या प्रेफर करेंगे? इट डिपेंड्स। मैं इसका कोई आंसर तो नहीं दे सकता, मतलब लेकिन ये कि ऑन एन एवरेज अगर शॉर्ट वीडियोस की बात करें, मैं वो आप उस 15 सेकंड 60 सेकंड वाली की बात कर रहे हो जी, तो मुझे लगता है कि 60 सेकंड में जो नॉलेज ग्रैब होगी, वो उतनी ज्यादा अच्छे से नहीं हो पाएगी। अगर आप नॉलेज वे में कंटेंट को देख रहे हो, तो मेरे हिसाब से लॉन्ग वीडियोस, मतलब लॉन्ग वीडियो मीडियम लॉन्ग, मतलब 3 से 5 मिनट की वीडियोस का आई विल प्रेफर। सर, फेसबुक ऐड या गूगल एड्स, आप क्या प्रेफर करते हैं? गूगल एड्स। सर, आपकी कोई ऐसी हैबिट जो आपको लगता है कि मैं चेंज करना चाहूंगा? मैं पिछले 2 सालों से ही सोच रहा हूँ ये बात को करने की, जो 2 सालों से भी चेंज नहीं हो पा रही है, कि मैं चीजों को, जो चीज मेरे लिए ज्यादा जरूरी अभी मुझे लगता है कि ये मेरे फ्यूचर में हो सकती है बेस्ट, जो मतलब जैसे कि मैं अभी सोच रहा हूँ कि मैं रेगुलर वीडियोस में आऊँ जी, और वो मैं कर नहीं पा रहा हूँ, तो उसको मैं चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ लगातार। सर, आप इन्वेस्टमेंट में क्रिप्टो को प्रेफर करेंगे या स्टॉक मार्केट को? स्टॉक। सर, आपको अगर ऑप्शन मिले टीचिंग का, लाइफ टाइम टीचिंग का, या फिर आपको एक एजेंसी के रूप में वर्क करना है, तो आप क्या प्रेफर करेंगे? मैं अभी इसका जवाब भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बिकॉज मैंने अपने करियर जो है एज एजेंसी स्टार्ट किया था, देन मैं ट्रेनिंग फील्ड में आया हूँ, बट लेकिन मुझे पसंद ट्रेनिंग टीचिंग है। विकास सर, मैं चाहता हूँ एक बार अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बच्चों को बता दें, तो अगर कोई सीखना चाहता हो तो भी वो। ओके, अरे तो हाँ, ये देखिए सिंपल सी बात है कि एक यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि मैंने एक गलती की थी अपनी लाइफ में 2008 में। देन मैं डिसाइड करना चाह रहा था कि मुझे सीखना है। प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ से सीखने के लिए जाने के लिए उस टाइम देहरादून में, आप यकीन नहीं करेंगे, कोई इंस्टीट्यूशन होता ही नहीं था, और जो सिखाते भी थे वो सर्च कंसोल में लिंक लगाना सिखाते थे और एसईओ हो गया बस, और वैसा हो भी जाता था। और जो चीज वो सिखाते थे वो इंटरनेट पे कहीं ना कहीं उस टाइम भी अवेलेबल थी, ऐसा नहीं कि नहीं अवेलेबल थी, जबकि 2005 में यूट्यूब आया था। 2008 में कंटेंट मिल जाते थे जगह जगह पर बहुत छोटे मिलते थे समझाने, और इंडिया के तो होते ही नहीं थे, वो बेसिकली बाहर के होते थे। तो कभी कभी लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइन में, कि भाई आपको समझ में तो आए पूरी बात क्या समझाना चाह रहे हैं। आप अगर खाली टूल चलाना सीख जाएंगे तो भी आप अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। ये बात मैंने तब सीखी जब मैं खुद सीखा। खाली टूल चलाना ही सब कुछ नहीं है, इसमें उस काम की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। तो मैंने सीखा कि मैंने जो डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी स्टार्ट करी 2008 में करी, कि मुझे नीड हो गई थी कि यार मैं भी अपनी वेबसाइट को रैंक करूं, आगे बढ़ाऊं। प्रॉब्लम ये आई कि मैं को जो सीखने में लगा ना, मेरा एक बहुत बड़ा टाइम सीखने में चला गया। यूट्यूब से रिसोर्स डाउनलोड करो, ब्लॉग्स पढ़ो, एक ब्लॉग में ये लिखा हुआ है, दूसरे ब्लॉग में लिखा हुआ है, तीसरे ब्लॉग में ये लिखा हुआ है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम आती थी कि सही क्या है, और फिर अपने आप को टेस्ट करो उन चीजों के लिए, और फिर पता चलता था कि इन तीनों में से सिर्फ इनमें से एक बंदे की बात सही थी, बाकी सब क्या था, ऐसे ही कुछ भी बोला गया था। वीडियो में तो ये हाल होता था कि आज रात को लगा दिए, कल सुबह को देखेंगे, और पता चला कि वो वीडियो भी क्या है, काम की नहीं निकली उतने जितना होना चाहिए था। तो मैंने सीखा कि अगर आप कुछ सीखना चाह रहे हो तो ट्राई टू
ट्राई टू टेक अ क्लासेस, आप उससे रिलेटेड कुछ क्लास अटेंड करो, किसी की मेंटरशिप में आओ जो उससे रिलेटेड हो। तो अगर आप कुछ भी सीखना चाह रहे हो तो मेरे को लगता है कि एक मेंटर का होना बहुत जरूरी है, ना कि उसे सिखाने के लिए। वो जो सीखेगा उसका टाइम बचेगा उसमें। मेरे को पूरी डिजिटल मार्केटिंग सीखने में 2011 तक लग गए, 2011 पे। मुझे आज भी याद है कि मैं 2012, 13, 14 में, आपको शायद याद नहीं होगा, 2G 3G के सिम आते थे जी सर। और मैं सिम यूज करता था। मेरे पास अभी वो है नहीं, आपको मैं दिखाऊंगा, मेरे पास आज भी वो कार्ड अवेलेबल है। माइक्रोमैक्स का मैंने एक कार्ड खरीदा था जिसमें मैं अलग अलग सिम लगाते थे, क्योंकि महंगा प्लान होता था, आपके पास बजट नहीं होता था, आप कैसे काम करोगे। और 200 रुपए का डेटा खरीदते थे और उसमें 1 GB का डेटा मिलता था, सिम हटा देते थे, नया सिम खरीदते थे। ये पूरा रूटीन मैंने अपनी लाइफ में किया है। और क्लाइंट को जब मैं डिजिटल मार्केटिंग की प्रेजेंटेशन देने जाता था तो आप यकीन नहीं करोगे कि मैं पहले से ही पेज खोल के रखता था, क्योंकि अगर वो वहां पे घूमने लग गया तो क्लाइंट बोलेगा कि यार ये क्या है। तो मैं आपको कहूंगा कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो तो आप जरूरी नहीं, आप जहां भी हैं उसके आसपास अपने एक अच्छा ट्रेनर देखें, उसकी कैपेबिलिटीज को देखें। अब आप किसी को जज तो नहीं कर सकते, लेकिन आप उसके एक्सपीरियंस को समझ सकते हो। वो एक्सपीरियंस आपको जो 3-4 साल में उसने सीखा, वो आपको 2 से 3 महीने के टाइम स्पैन में सिखा देगा। अगर आप देहरादून में भी हैं तो आप चाहो तो एक बार क्लासेस अटेंड करके देखिए। मैं आपको बताता हूँ, वो जो घर बैठे बैठे वाली हमारी बात चल रही थी, घर बैठ के पैसे नहीं मिलेंगे, घर बैठ के काम करने लायक बनना पड़ेगा, तो घर बैठ के काम कर पाओगे और पैसे कमा पाओगे। ये घर बैठे बैठे पैसे कमाए, इस तरह की वीडियोस देखना भी आप छोड़ दें तो अच्छा हो जाएगा आज से। सही बात। जरूरी है कि आप अपने अंदर वो स्किल बिल्ड करें जिससे पैसा आएगा। और एक अगर आप सही डायरेक्शन में सही तरीके से चीजों को सीखोगे तो आप कहीं हद तक बहुत सारा अपना समय बचा पाओगे, और जो समय मिलेगा उसको आप अपने प्रोडक्टिविटी में लगाइए। तो रही बात हमारे यहाँ, तो हम देहरादून में लोकेटेड हैं और पिछले 5 साल से हम देहरादून में लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं। ऑलमोस्ट इन 5 सालों के करियर में मैंने ऑनलाइन और ऑफलाइन मिला, अगर मैं ऑफलाइन की बात करूं तो लगभग 1200 से 1500 बच्चों को ट्रेन किया है डायरेक्टली ग्रुप में, क्लासेस के अंदर। और अगर आप मेरे चैनल की बात करेंगे तो चैनल के थ्रू तो लगभग 40 से 50 हजार लोग मेरी क्लासेस पढ़ रहे हैं, चाहे वो वर्डप्रेस की हो, SEO की हो, बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं मुझसे। तो अगर आप चाहते हो कि इस लाइन में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले अपने कंफर्ट जोन को छोड़िए और सबसे पहले आप कुछ देखने की बजाय कुछ सीखने की तरफ जाइए। मेरा तो ये पॉइंट है आपको बोलने का कि देखते देखते मत रहिए, आप क्या करिए, सीखने की तरफ जाइए। और मैंने बताया भी कि आप सीखने के लिए, डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए आज की एज में, इंटरनेट की एज में, हम ये नहीं होगा कि हम कल से करेंगे या मैं अब करूंगा। ये अभी से शुरू हो सकता है। अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, अभी से आप अपनी चाहो तो डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम डिजिटल मार्केटिंग नहीं है तो हम अपनी बातें ही ज्यादा थोड़ी सी कर लेंगे। जी सर। तो बस यही है। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो अलग अलग तरीके से आप सीख सकते हैं, ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। आप जितना अच्छे तरीके से सीखोगे, 3 से 4 महीने का एक कोर्स रहता है, आपको भी बताइए। 4 महीने के कोर्स में आपको एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि अब आपको डिजिटल मार्केटिंग में किस तरीके से आगे बढ़ना है। और मैंने अपने बच्चों को भी देखा है कि जिन्होंने 3 से 4 महीने में $1000 तक को भी टच किया है, इवन 7 डेज में। 7 डेज इनकम कितनी, सिर्फ अभी आपको स्क्रीनशॉट भी जैसे आपने दिखाए होंगे। तो ये सब चीजें ऐसी हैं, तो काम करती है अगर आप काम करना सीखोगे तो। सम अप करूंगा मैं कि मैंने विकास सर को पढ़ाते हुए भी देखा है, लेकिन आज जो मैंने विकास सर के साथ बातें की है ऑफ कैमरा भी और अभी भी आप जो हमें सुन पा रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा इंस्पायर हो विकास सर आपसे। और विकास सर की 2-3 बातें मुझे बहुत सही लगी है कि एक तो विकास सर को 360 आता है, कैसे काम किया जाता है, और लोगों से जो कन्वर्सेशन की सर की स्किल है वो बहुत बेहतरीन है। तो आप अगर चाहें तो सर से बात भी कर सकते हैं, मैं बाकी एड्रेस वगैरह सब ड्रॉप कर दूंगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि सर ने जो भी यहाँ पे बात बताई होगी उससे बहुत लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। तो आज का पॉडकास्ट हम यहीं पे एंड करते हैं। और सर थैंक यू अगेन, आप आए हमारे साथ। नहीं थैंक यू तो आपका भी है कि आपने मेरा टाइम लेकर के, मतलब काफी दिन से हमारा चल भी रहा है कि हो जाएगा। तो यही है। एक और चीज लास्ट बोलते बोलते कहता जा रहा हूँ कि अगर आप चाहते हो कि चीजों के ऊपर भी बात चल रही थी हमारी, कि एक सपना होता था कि हमारे पास मैकबुक हो, हमारे पास आईफोन हो, हमारे पास अच्छी चीजें हो, डिवाइसेस हो। लेकिन मैंने एक चीज देखी है कि चीजें तब तक ही महंगी लगती हैं जब तक जो आपका टाइम है वो सस्ता है। तो अगर आप चाहते हो कि आप चीजों को सस्ता, मतलब लेना चाह रहे हो कि ये चीज मुझे सस्ती लगे, तो आप क्या करिए, अपने टाइम को कीमती बनाइए। अगर आप अपने टाइम को कीमती बना लोगे तो आपके दुनिया की कोई भी चीज आपको कभी भी महंगी लगेगी नहीं। आपको लगेगा ही नहीं कि आप कोई चीज महंगी खरीद रहे हो, क्योंकि आपका क्या है, टाइम कीमती है। तो मेरा तो यही मैसेज है कि आप अपने टाइम को कीमती बनाइए, और इस देश में, इस दुनिया में कहीं पे भी आप चला जाइए, नॉलेज और स्किल्स ही आपके टाइम को कीमती बनाइए। तो नॉलेज की तरफ भागिए, स्किल्स की तरफ भागिए, देखना छोड़िए, करने पे लगिए। ये मेरा मैसेज है आपको।
थैंक यू सर, आप हमारे साथ इतनी सारी बातें की एंड होप कि हम आगे भी कोलैबोरेशन करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। सर एक बार आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको बताइए। हाँ, ये चैनल को जरूर आप लाइक और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही ये लोग आगे बढ़ेंगे और हमारे जैसे इंटरव्यू अगर कोई भी और लोग भी इंस्पिरेशन मिलती है तो इनके थ्रू ही लोगों तक पहुंचती है। और अगर किसी को देख करके कोई भी अगर मोटिवेट होता है तो ये बहुत अच्छी बात है। आप इसके चैनल को, अगर आपको इस वीडियो कंटेंट में कुछ भी समझ में आ रहा है तो इस समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा भी लग रहा है, वो भी आप कमेंट करिए, लेकिन अपने रिएक्शंस जरूर दीजिए। वो देखने वाला काम मत करिए जो मैंने पूरी वीडियो में आपको भी समझाया। थैंक यू।